देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को देखते हुए केंद्र सरकार ने आतंक पर प्रहार तेज करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला किया। बता दें कि नए साल के पहले दिन ही आतंकियों ने राजौरी में 7 हिंदुओं के घर में घुसकर हत्या कर दी थी। इसमें से 2 बच्चियां भी शामिल थी। बताया ये भी जा रहा है कि श्रीनगर में रविवार शाम करीब 6 बजे हवाल चौक में आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में जवानों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक नागरिक जरूर घायल हुआ। उधर रविवार को ही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में राजपुरा इलाके के अंदर सीआरपीएफ के जवानों से AK-47 राइफल छीन ली गई। हालांकि शाम तक राइफल छीनने वाले युवक को उसके परिवार के लोग ही थाने लेकर पहुंचे और हथियार वापस किया। दरअसल इससे पहले आतंकियों ने 183 बटालियन के एक जवान से AK-47 राइफल छीनी थी। यह आतंकी घटनाएं बता रही है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश पूरी तरह से रच रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 20 अतिरिक्त कंपनियों को भेजने का फैसला किया और इसके साथ ही राजौरी और पुंछ में तैनात किया जाएगा इन कंपनियों को। बताया ये भी जा रहा है कि 20 अतिरिक्त कंपनियों में 2000 सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। इनमें से 10 कंपनियां दिल्ली से और बाकी की 10 कंपनियां आसपास के राज्यों से भेजी जाएंगी। वहीं राजौरी जैसे डबल अटैक को रोकने के लिए ग्राम रक्षा समितियों को फिर से पुनर्जीवित करने पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों ने रणनीति बदल दी है और ऐसे में उन्होंने अब सेफ जोन माने जाने वाले जम्मू को निशाने पर ले लिया है। हाल ही में लगातार हुई आतंकी गतिविधियां, एनकाउंटर और हमले इस ओर संकेत कर रहे हैं कि आतंकवादियों का रुख जम्मू की ओर हो गया है। सूत्रों का कहना यह भी है कि आतंकियों ने राजौरी जिले में 1 जनवरी को खुलेआम गोलीबारी की। उसके ठीक दूसरे दिन सोमवार को उसी इलाके में IED ब्लास्ट हुआ। ये सब कुछ आतंकियों के जम्मू के अंदर सक्रिय होने के संकेत दे रहे हैं। अभी तक जम्मू सेफ जोन माना जाता था। पर्यटक, स्थानीय नागरिक और कश्मीरी पंडित यहां पूरी तरह सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन आतंकियों का रुख इस तरफ होने से सेना की चिंता बढ़ गई है। हालांकि सेना आतंकियों के किसी भी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है। आंकड़ों को देखें तो कश्मीर में आतंकियों के साथ साल 2022 में सुरक्षा बलों की 93 मुठभेड़ हुई, जिनमें 172 आतंकी मारे गए। इनमें 42 विदेशी थे। वहीं मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा 108 आतंकी लश्कर तैयबा और इसी से जुड़े हुए संगठन द रेजिडेंट फ्रंट के साथ जुड़े हुए थे। बता दें आपको, आतंकवादियों ने इस साल 29 नागरिकों की हत्या की है। इनमें से 3 कश्मीरी पंडितों सहित 6 हिंदू थे। तो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और अब जो जम्मू सेफ जोन माना जाता था वो भी सेफ जोन नहीं रहा। वैसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर क्यों इन आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल कई है, जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और SP वैद्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP है जम्मू कश्मीर के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अश्विनी जी आपके साथ करते हैं। सर, ये बताइए, ये जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और लगातार एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, सर ये कहा जा रहा था कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी, कमी आएगी। 34A को खत्म किया गया तो भी ये कहा जा रहा था कि कमी आएगी। अब तो ये भी कोशिशें वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि हालात को बेहतर किया जा सके। लेकिन भले ही पत्थरबाजी की घटनाएं कम होगी हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आतंकी घटनाओं में कुछ हद तक कमी आई है? बिल्कुल बिल्कुल न्याय, इसमें कोई शक नहीं, बहुत कमी आई। देखो, कश्मीर घाटी और जम्मू और राजौरी पुंछ का इलाका थोड़ा सा फर्क है। पहले अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत फर्क पड़ा है। और अगर आप पिछले साल ही देखें, जिस प्रकार से आपने बोला 172 टेररिस्ट को मार गिरा है और जिसमें से 42 फॉरेन टेररिस्ट थे,
और 108 जिनके लश्कर तोबा के। ये सच्चाई है कि अभी जो कश्मीर घाटी के अंदर जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है तो आतंकवाद को काफी हद तक वहां से दूर किया गया है। अभी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खत्म हो गई और कभी अभी 100 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है, लगता है अगले 1-2 साल में आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। मगर ये भी सोचना पड़ेगा कि जो साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन है वो कम तो हुई है पर खत्म नहीं हुई। वो एक चिंता का विषय है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। ये सच्चाई है कि टूरिज्म बहुत रिकॉर्ड टाइम हुआ है, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा कर रहा है, होटल्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सऊदी अरेबिया यूएई भी पैसा लगा रहा है, IIM खुल गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल खत्म हो गई। हवाला पैसा जो आता था NIA ने उसको चोक कर दिया है, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बच्चों को पैसे देके एक प्रकार पत्थर फेंकाती थी। तो ये सच्चाई है, सिचुएशन काफी फर्क पड़ी है। मगर ये भी सच्चाई है कि एक तो साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन में अभी भी कमी नहीं आई, वो हमें ध्यान देना है। मदरसा को कैसे हम मॉडर्नाइज करें, किस प्रकार से मॉस्क को थोड़ा सा कंट्रोल में लाएं कि ऐसा तो नहीं है कि क्या प्रकार से प्रीचिंग हो रही है कि अभी भी रेडिकलाइजेशन में जो असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मगर अगर हम बात करें जम्मू रजौरी पुंछ इलाके की, इस इलाके में आपने ठीक बोला एक सेफ जोन। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं पहले भी कम थी और बहुत ज्यादा कम हो गई थी और इससे हमने कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज वहां से मूव करके कश्मीर घाटी में ले गए थे क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ पर एक प्रकार आतंकवाद काफी हद तक दूर होगा। मगर जिस प्रकार से ये घटना 1 जनवरी की हुई है, इसमें लगता है कि वहां पर हमें फिर ध्यान देना पड़ेगा। उसकी वजह मैं 2-3 बताता हूं। जब भी बर्फ पड़ जाती है तो विंटर्स के अंदर पासिस बंद हो जाते हैं, कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो तब फोकस हरदम आतंकवादियों का प्लेन इलाकों में होता है, सेमी प्लेन इलाकों में जो जम्मू रजौरी पुंछ के हैं, जो कि सेमी पहाड़ी इलाके हैं। तो हमारा फोकस हरदम वहां होता था और आतंकवादी वहीं से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते थे क्योंकि वो पासिस वहां पर पासिस नहीं है, छोटी पहाड़ियां हैं, बर्फ कम पड़ती है, वहां से आने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि ये घटना पहली बार ऐसी हुई है। मगर दुख की बात ये है कि ये ज्यादातर आतंकवादी वहां से इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर घाटी की तरफ जाते थे। मगर अब इन्होंने जो ऑपरेट स्टार्ट किया है, इनकी 2-3 वजह है। एक तो कहीं न कहीं इनको मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं आने वाले मई जून में, और वो ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है उस समय जो पॉपुलेशन है रजौरी पुंछ की, मुस्लिम पॉपुलेशन भी, वो भी बिल्कुल अभी बीजेपी की तरफ है। वहां पर अब वो मेन स्ट्रीम में आ गई है, बहुत ज्यादा खुश है एक प्रकार डेवलपमेंट से। ये लाइकिंग नहीं है ISI की। दूसरा, हमारा G20 की प्रेसिडेंसी अभी हमारे पास है और ये बताया गया है कि जो कुछ एक मीटिंग जो है G20 मेंबर्स की वो जम्मू में भी होगी, लद्दाख के इलाके में भी, श्रीनगर में होगी। तो ये भी एक प्रकार से मैसेज भेजना चाहता है पाकिस्तान की ISI इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ऑल इज नॉट वेल। तो ये इसके कारण भी हो सकता है ये कोशिश की हो। और तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान में है, तो ISI कहीं ध्यान बटाने के लिए भारत की तरफ ये आतंकवादियों को भेजना और ऐसे इलाकों में जो कि अभी तक सेफ जोन था और वहां पर वो था। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, मगर ये सच्चाई है कि हमें अब दोबारा फोकस इन इलाकों में भी करना पड़ेगा। और ये सच्चाई भी है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो जब निकाला भी जा रहा था तो बताया जा रहा था कि पूरे जम्मू और कश्मीर को आप अलग अलग नहीं सोच सकते, एक ही आइडेंटिटी रखना पड़ेगा। अगर आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट से निकाल लेते हैं तो फिर आतंकवादियों के लिए वो एक गढ़ हो जाता है, फिर वहां से वो ऑपरेट करते हैं। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से 20 कंपनियां अब CRPF की मूव की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वैक्यूम था, उसको पूरा किया जाएगा। मगर ये मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिस प्रकार से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड है, जिस प्रकार से माहौल बदला है, लोग आवाम में बदलाव आया है, वो चाहते हैं कि शांति आए। जो टेररिज्म का इको सेंटर कुछ हद तक बदलाव आ गया है और कुछ हद तक जो उम्मीदें हैं
उम्मीद यही है कि और जो बदलाव है वो जल्दी ही आएगा, जिससे कि वहां पे अमन और शांति फिर से बहाल होगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा वैद साहब आपसे है। केंद्र सरकार ने सर जो एक अहम फैसला लिया है, जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का ये फैसला लिया गया है। क्या लगता है कि इसके बाद पहले अब के मुकाबले जो हालात है वो और ज्यादा बेहतर हो पाएंगे क्या? जनरल साहब ने बिल्कुल बड़ा विस्तार से आपको बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। क्यों ये हो रहा है इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज ऐड करूंगा, फिर आपके सवाल पर आता हूं जो केंद्र सरकार वाला है, 20 कंपनियों वाला है। ये आपको याद होगा 2021 में सितंबर के महीने में आईएसआई चीफ ने मुजफ्फराबाद में मीटिंग की थी। उसके बाद टारगेटेड किलिंग कश्मीर में होना शुरू हुई और तभी से ये भी प्लान में आया था कि जम्मू रीजन जो पिछले 15-16 सालों से बिल्कुल शांत था, बिल्कुल टेररिज्म फ्री था, उसको किस तरह से दोबारा डिस्टर्ब किया जाए। और इस तरह अगर आप पिछले एक साल की घटनाएं देखें तो बहुत सारे जम्मू रीजन में टेररिस्ट अटेम्प्ट हुए। आपने देखा पुंछ में आर्मी एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट किया और आर्मी की कैजुअलिटीज की, एक बटालियन पर अटैक करने की, सुसाइडल अटैक करने की कोशिश की, वो मारे गए। इस तरह जम्मू में आप 3-4 दिन पहले देखा सिदड़ा में 4 जैश के टेररिस्ट मारे गए। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट था तो सुंजुमा में 2 आतंकी मारे गए। तो बहुत सारे ऐसे मैं आपको गिना सकता हूँ। ये सिर्फ मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि पिछले एक साल की गतिविधियां जो यहाँ सरेंडर टेररिस्ट और जो रिलीज हुए हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की। ये सब दिखाता है कि आईएसआई जो वहाँ की स्टैब्लिशमेंट है उसका फोकस है कि जम्मू रीजन को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि जम्मू रीजन कम्युनली सेंसिटिव है, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज रहती हैं, अनलाइक कश्मीर जहाँ सिर्फ इस वक्त मुस्लिम ही कम्युनिटी है। तो ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सोचती है कि दोनों कम्युनिटीज में कम्युनल सिचुएशन क्रिएट करके उनका फायदा उनका इसमें ये है कि उनको पिछले 15 साल में कोई भी मुस्लिम लड़के नहीं रिक्रूट नहीं कर पाए और उनको लगता है कि ऐसा करके अगर कोई बैकलैश होता है कम्युनिटी का तो उससे मुस्लिम लड़कों को रेडिकलाइज करने में उनको आसान मिलेगा और वो इस इलाके में दोबारा टेररिज्म फैला सकते हैं। और इससे उनके 2-3 मकसद पूरे होते हैं। एक, हालात बिगड़ते हैं, डर का माहौल पैदा होता है। दूसरा, फोर्सेस का स्प्रेड होता है। और बहुत अच्छा, अब मैं आपके सवाल पे आता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि जो आईएसआई चाहती थी कि फोर्सेस का स्प्रेड हो तो कश्मीर से कुछ बटालियंस या कुछ कंपनीज जो है मूव करें जम्मू रीजन का। जम्मू रीजन बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, स्प्रेड है, उससे प्रेशर कश्मीर में ईज हो। तो एमएचए ने उसके बजाय दिल्ली से उनको 18 कंपनियां भेजी हैं। बहुत अच्छा कदम है और जरूरी है ये। वहाँ के जो रजौरी पुंछ का इलाका है वहाँ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विलेज डिफेंस कमेटीज का बहुत अहम रोल है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि विलेज डिफेंस कमेटीज 95 में वजूद में आना शुरू हुई थी, जब टेररिज्म कश्मीर वैली से स्पिल ओवर जम्मू रीजन के हिली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। जो अरेस्टवाइल डोडा था, जिसका आज 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, और रियासी डिस्ट्रिक्ट का महौर तहसील जो उस वक्त उधमपुर का हिस्सा था, और रजौरी पुंछ। इस पहाड़ी इलाके में बहुत एक गांव इस पहाड़ पे है, दूसरा दूसरे पहाड़ पे है। तो बहुत मुश्किल लगता था कि इनको कैसे कवर किया जाए जब टेररिज्म फैला, और वो किलिंग्स पे रिजॉर्ट करते थे, वो उनको मारते थे लोगों को। तो कितनी फोर्सेस लगाएंगे, कितनी बटालियन, कितने ब्रिगेड्स लगाएंगे। उस 95 में बागनकोट एक गांव है महौर तहसील का, जो रियासी सब डिवीजन उस वक्त के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आती थी, और इंसिडेंटली मैं उस वक्त एसएसपी उधमपुर था। वहाँ एक टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया और वहाँ 2 निहत्थे लोगों को मार दिया। लेकिन गांव के लोगों ने, जिससे घास काटते हैं दराटी और जिसे लकड़ी काटते हैं कुल्हाड़ी से, टेररिस्टों पर अटैक उन्होंने मुकाबला किया, 2 टेररिस्टों को मार डाला। तो जब मैं मौके पे गया, लोगों ने हथियार मांगे और उसको
क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था, मैं उसके बगैर हथियार दे नहीं सकता था। मैंने वायरलेस पे, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, पुलिस हेडक्वार्टर से परमिशन लेकर उधर 10 वेपन्स दिए और वो इस तरह वागनकोट पहली विलेज डिफेंस कमेटी बनी। उसके बाद उसका गवर्नमेंट ऑर्डर एक इशू हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से, पुलिस हेडक्वार्टर की कंसल्टेशन के साथ। उसमें उस वक्त गवर्नर रूल था और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी को ऑर्डर दिया गया कि हर पुलिस स्टेशन एरिया में विलेज डिफेंस कमेटीज बनाए जाएं, जिसके 10 मेंबर होंगे, 3 उसमें एसपीओ होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार दिए जाए। उनमें हर कम्युनिटी के लोग होंगे जो अच्छे किरदार वाले, अच्छे कैरेक्टर वाले होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख सभी होंगे। तो इस तरह से वीडीसीज बनाई गई और वीडीसीज का बहुत अहम रोल रहा। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जिस तरह कश्मीरी पंडितों का वहां से उनको भगाया कश्मीर वैली से, उनका एथनिक क्लिनजिंग किया गया, उसी तरह की कोशिश जम्मू रीजन में हिंदुओं को भगाने की कोशिश थी पहाड़ी इलाके से, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए। कुछ लोग माइग्रेट करके रियासी कैंप्स में रहे, लेकिन विलेज डिफेंस कमेटीज अगर नहीं बनती तो आज हजारों की तादाद में लोग माइग्रेट और एथनिक क्लिनजिंग हो जाती। लेकिन विलेज डिफेंस कमेटीज रात रात भर टेररिस्टों के साथ लड़ती रही, डोडा के और रजौरी पुंछ के इलाके में, और कई जगहों पे तो उनका पूरी रात मुकाबला होता रहा जब तक आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस रीइंफोर्समेंट पहुंचती थी। इसलिए विलेज डिफेंस कमेटीज का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूं इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। कहीं पिछले कुछ सालों से उनको निगलेक्ट किया गया, कईयों के लाइसेंस रिन्यू नहीं, कईयों को वेपन विड्रॉ कर लिए, कईयों को एसपीओ को तनख्वाह नहीं मिली, पे नहीं मिली। तो ये सब चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और इनको एक्टिवेट, इनको अच्छे हथियार SLR वगैरह देनी चाहिए। बिल्कुल, हथियार तो देने ही चाहिए। साथ ही साथ हिंदुओं पर जो अत्याचार की बात आपने कही, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को किस तरह से वहां से भगाया गया था और उसको फिर से वापस बसाने की बात जब सरकार करती है, तो यहाँ पर कुछ क्या बेईमानी दिखती है, या ऐसा लगता है कि नहीं ये बात करना कहीं ना कहीं बेईमानी है? क्योंकि नए साल के पहले दिन अगर आतंकियों ने राजौरी में 7 हिंदुओं के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी और लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, तो ये सवाल बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह है और कैसे इन कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पर बसाया जाएगा। सिवा साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये टारगेट किलिंग की यहाँ पर बात हो रही है और हम जब बात कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने की करते हैं, फिर वापस बसाने की करते हैं, तमाम दावे, तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन इस बीच हकीकत क्या है सर? हकीकत तो ये है जो हम आंकड़े देख रहे हैं, 7 हिंदुओं की अगर इस साल के पहले ही दिन अगर घर में घुस के हत्या कर दी जाती है, तो ये भी एक हकीकत है सर, जो बयां कर रही है कि क्या कश्मीर के हालात है। हाँ बिल्कुल, नेहा, 2 अलग अलग बातें हैं। जो कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडित हैं, उनको सेटल करने की जो स्ट्रेटेजी वो बिल्कुल अलग है, उसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से हमने अभी कुछ एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से एक प्रकार से उनको जॉब दिली थी और फिर उनको भेजा गया था कश्मीर घाटी के अंदर, उनको टारगेट किलिंग किया गया। और अब लगता है कि एक स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अलग अलग बिखरे हुए हैं तो बड़ा मुश्किल है उनका ऑपरेट करना। उनके कैंप बनाने पड़ेंगे, वेल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और क्योंकि अभी जो हाइब्रिड सिस्टम वारफेयर स्टार्ट कर दिया है, टारगेट किलिंग कर दी है पाकिस्तान ने, तो इसको आप नकारा करने के लिए हमने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी कश्मीर घाटी में। और किस प्रकार से हम कश्मीरी पंडितों को अगर लाना चाहते हैं तो उनको फुल प्रूफ प्रोटेक्शन दें और उनके कैंप बनाएं, इकट्ठे रखें। मगर जब बात आती जम्मू, रजौरी, पुंछ, अखनूर एरिया, यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, यहाँ पर रजौरी और पुंछ में भी हिंदूज काफी हैं, ज्यादातर गुज्जर भी हैं, मुस्लिम और हिंदूज भी पॉपुलेशन, डोगरा पॉपुलेशन है। अब जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, इससे क्या हो जाता है कि एक इनसिक्योरिटी का दौर आता है। जो हिंदू वहां पर हैं उनको लगता है कि आगे हम टारगेट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात डीजीपी साहब बता रहे थे कि यहाँ के लोग जो हैं इतने कमजोर नहीं है, वो लड़ सकते हैं। विलेज डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है उसको बनाना चाहिए, विलेज डिफेंस कमेटी, जिसके अंदर हथियार देने चाहिए, उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनके अंदर काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि वो एक प्रकार से अपने आप को डिफेंड करें। अगर वहां की बनावट देखें, वहां पर जो गांव हैं वो इकट्ठे नहीं है, वो स्प्रेड आउट है अपनी छोटी छोटी पहाड़ियों पे, तो ये टारगेट किलिंग करना बड़ा आसान हो जाता है आतंकवादियों के लिए। और वहां से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन रूट से वहां से आतंकवादी
करते थे सर्दियों में, जब बर्फ पड़ जाती है पासेज में कश्मीर घाटी से निकलना मुश्किल होता तो यहाँ से निकलते। मगर जो ये अब किलिंग की है, ये एक प्रकार से ये डेंजर या एक डर पैदा करने की कोशिश की है कि जो ISI चाहता है कि किसी प्रकार से हिंदू जो पॉपुलेशन है वहां, उनके अंदर डर पैदा किया जाए और एक प्रकार से जो भाईचारे से हिंदू और मुस्लिम रह रहे थे उनके बीच में दरार पैदा करना, ये कम्युनल डिस्टर्बेंस पैदा करना, क्योंकि इलेक्शन में जून में। तो ये कार्रवाई, अब जो सच्चाई ये है कि यहाँ से हमने कुछ एक फौज को मूव करके कश्मीर की तरफ ले गए थे, क्योंकि यहाँ पर 10-15 साल से शांति थी। और ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया DGP साहब ने। अब उल्टी रिवर्स नहीं किया कि वहां से फिर यहाँ ले आओ, फिर वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। 20 जो है नई CRPF की कंपनियां जो JNK नहीं दिल्ली और दूसरी जगह से जाए। तो मेरा मतलब यह है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सक्रिय है, गवर्नमेंट को थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा इन इलाकों का भी, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर हिंदू बेल्ट 10 से 15% है और काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर लोग यहाँ से डिफेंस में भी हैं। मगर मुझे लगता है कि वहां पर एक्स सर्विसमैन भी है, तो ये विलेज डिफेंस जो कमेटी है इसका दोबारा इसको एक प्रकार से शुरू करना, ट्रेनिंग करना, हथियार देना और एक नई स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी जम्मू के रीजन में। हम नहीं होने देंगे जो करना चाहता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की बहुत प्रॉब्लमें हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी प्रॉब्लम, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है। ऐसे में वो पाकिस्तान ISI चाहेगा भारत में भी ये गतिविधियां चलती रहे, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 की प्रेसिडेंसी में बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आएंगे, बहुत ज्यादा जगह मीटिंग होगी, JNK में भी मीटिंग होनी है और दूसरा इलेक्शन होने, चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। हाइब्रिड किलिंग जो हो रही है कश्मीर घाटी में, उसके लिए एक अलग आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ये यहाँ आतंकियों ने सर रणनीति बदली है और जाहिर तौर पर हमें भी रणनीति बदलने की जरूरत है और वक्त वक्त पर ये काम भारत की सरकार के जरिए किया भी जाता है। पाकिस्तान हमारी समस्याओं को बढ़ाने की बात करता है, हम अपनी समस्याओं को सुलझाने की बात करते हैं। लेकिन वैद्य साहब, अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर, ये भी कहा जा रहा है, देखिए जो स्लीपर सेल है ये बड़ी मुसीबतें पैदा करते हैं और ये आज की समस्याएं नहीं है, ये हम अक्सर देखते हैं और ये अक्सर जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा बढ़ाते हैं, चाहे समाज में आम इंसान बन के जहर घोलने का काम करे या फिर आतंकी गतिविधियों को और बढ़ाने का काम करे। अब ऐसे में इस नेटवर्क को तोड़ना, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के सर DGP रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि इस नेटवर्क को तोड़ना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी होती है और कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये खबरें निकल के सामने आई है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है स्लीपर सेल का जो वहां पे काम कर रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, और ये इसमें प्राइम रोल JNK पुलिस का होता है, इसमें आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना रोल नहीं होता है। और ये मैं समझता हूँ उनको अब मुस्तैक होना पड़ेगा JNK पुलिस को। और देखिए अगर ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है ड्रग्स की, हथियारों की, तो उसको अंदर कोई ना कोई उठाने वाला होता है, अदरवाइज वो बेकार हो जाएंगी, वो सड़ जाएंगी। हाँ। उनका इस्तेमाल तभी होता है जो अंदर कोई उसको उठाता है, जो पाकिस्तान के इशारे पे उसको कलेक्ट करता है। इसी तरीके से अब ये जो टेररिस्ट आए हैं जिन्होंने सिविलियन किलिंग की है और बाद में ID लगाई थी, वो इसी इरादे से था कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की जाएं ताकि एक रोष आए हिंदू कम्युनिटी में और बैकलैश हो मुस्लिम्स का। ये भी अगर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कोई ग्रुप अंदर आया है जो फॉरेनर का हो सकता है, फॉरेन टेररिस्ट का, अभी तक पकड़े नहीं गए या मारे नहीं गए, तो पूरा मजबूती से कहना मुश्किल होगा, बट मेरा अंदाजा तजर्बा कहता है कि ऐसा काम पाकिस्तानी टेररिस्ट ही करते हैं। लेकिन उनको भी कोई किसी ने रास्ता दिखाया, किसी ने घर आइडेंटिफाई किया, किसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस से बचा के लाया, किसी ने उनको कलेक्ट किया बॉर्डर से, तो लोकल जो स्लीपर सेल होते हैं मदद करने वाले, वो बिल्कुल उसके बगैर ये काम नहीं हो सकते। इसलिए इनको मैं समझता हूँ लोकल पुलिस को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क, अपना थाने का कार्यखास सिस्टम, इस सब को जो मैं इसमें VDCs का बहुत अहम रोल होता है, वो गांव के पंच सरपंच का बहुत अहम होता है, वो खबर देते हैं और खासकर
रजौरी पुंछ के और जम्मू रीजन के बाय एंड लार्ज ओवरऑल लोग बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस से कोऑपरेट करते हैं और नेशनलिस्ट लोग हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें काम कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पुलिस विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर आप शिद्दत से कुछ काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।